इतने टाइम तक हॉरर स्टोरी सुनाते-सुनाते एक वक़्त ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार अब तो मुझे कुछ नहीं डरा सकता, कि अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे सरप्राइज़ कर पाएगा, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी अभी भी मेरे पास स्टोरीज़ आती है जिसको पढ़ के मुझे लगता है कि ये सब दुनिया में क्या चल रहा है। सो अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जहाँ पे मैंने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि अगर आपके पास कुछ बहुत ही ऐसी स्टोरी हो जो अनबिलीवेबल हो, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो या हॉरर हो, तो आप मुझे सेंड करो और मैं वो दुनिया के साथ शेयर करूँगी। उस वक्त मेरे पास इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ आई जहाँ पर मतलब मैं पढ़ते पढ़ते थक गई। मेरे को पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि यार ये कैसा किस्सा है, ये कैसा किस्सा है। बहुत अजीब अजीब बातें मुझे पता चल रही थी दुनिया के बारे में। मैंने एक पैटर्न नोटिस करा था कि जो ज़्यादातर स्टोरीज़ थी वो ऐसी थी कि किसी के घर वाले ने उन पे काला जादू करा दिया, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी की बहन, ताऊ, फूफा। ज़्यादातर लोग रिलेटिव की स्टोरीज़ भेजे थे और वहीं पे एक लड़की स्टैंड आउट करती है जो अपनी रूममेट की कहानी मुझे बताती है। इस लड़की ने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई, मुझे लग रहा था कि यार ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज हम सब अपनी लाइफ में ये कभी ना कभी करते ही हैं। तो मैं ना आपको वो एग्जैक्टली मतलब पढ़ के सुनाऊंगी या वो आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि उस लड़की ने मुझे अपने उस मैसेज पे क्या लिख के दिया था। तो ये लड़की का मैसेज कुछ ऐसा स्टार्ट होता है। मैं जब आपकी स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट हैंड पैरानॉर्मल चीज़ एक्सपीरियंस करी है। जब बचपन में मुझे मेरी दादी घोस्ट की कहानियाँ सुनाती थी, भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाती थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता। भूत प्रेत जैसी चीज़ एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? हम लोग तो इंसान हैं और मरने के बाद हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने चीज़ों को समझा और मैं थोड़ी चीज़ों को नोटिस करने लगी। मैंने रियलाइज़ करा कि दुनिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लेन करना किसी की बस की बात नहीं है, साइंस की भी नहीं। अगर मैं सच बताऊं तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद मैं कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत प्रेत और स्पिरिट पे यकीन नहीं करती। पर जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मेरा यकीन इन सब चीज़ों में बहुत ही अटूट हो गया है। तो ये बात है जब मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली आई थी। मैंने सोचा कि वक्त आ गया है जब मैं इंडिपेंडेंट होकर अपने परिवार से दूर रहूं। मैंने अपने परिवार वालों को काफ़ी मुश्किलों से मनाया था कि वो मुझे अलग जाके रहने दें। उन्होंने मुझे इस भरोसे पे बाहर आने दिया कि मैं पीजी में ही रहूँगी। उनको लगता था कि पीजी से सेफ और क्या होगा, वहाँ पे वार्डन होती है, काफ़ी लोग होते हैं, रूममेट्स होती है, फैसिलिटीज़ होती है, तो उनकी बेटी के लिए इससे ज़्यादा सेफ ऑप्शन और क्या हो सकता था। जब मैं दिल्ली आई मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अलग अलग लोगों से मिलना चाहती थी, मैं अपने कॉलेज में दोस्ती करना चाहती थी, मैं अलग अलग जगहों पर घूमना चाहती थी, पर ये सब मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि उससे पहले ही मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। जब मैं पीजी में आई, मेरे को जो रूम दिया गया उसमें ऑलरेडी एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था ऋतिका। जब मैं ऋतिका से मिली, ऋतिका काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड लग रही थी। वो मुझसे आंखों में देख के बात नहीं कर रही थी, वो नज़रें चुरा रही थी और वो बार बार मेरी तरफ छुप छुप के देख रही थी। मुझे लगा कि शायद ऋतिका को दोस्ती करना नहीं पसंद, शायद वो अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करती है। फिर भी क्योंकि मुझे वही रूम दिया गया था, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी ऋतिका से दोस्ती करने की। स्टार्टिंग के 2-4 दिन मुझे ऋतिका से फेमिलियर होने में लग गई, पर एक बार जब मैं और ऋतिका क्लोज आए, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई। 4 दिन के बाद जब हम दोनों क्लोज आने लगे, हमारा बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि हम दोनों बहनों जैसे रहने लगे थे। मुझे मेरे घर की भी याद नहीं आती थी क्योंकि ऋतिका हमेशा मेरे साथ होती थी। ऋतिका के साथ रह के मुझे अच्छा लगता था। वो मुझसे थोड़ी उम्र में बड़ी थी, तो वो हमेशा मुझे चीज़ों के बारे में बताती रहती थी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो इतनी अच्छी थी कि वो मुझे अपने कपड़े भी देती रहती थी अगर मुझे कभी बाहर जाना होता था। तो मुझे ऋतिका के साथ रह के हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे बड़ी बहन जैसा प्यार करती है। उसके होते हुए ना तो मुझे मेरे परिवार की कमी खली और ना ही कभी ऐसा लगा कि मैं एक अनजान शहर में आई हूँ।
हूँ। पर धीरे धीरे मुझे ऋतिका की एक करीबी घुटन सी महसूस कराने लगी, क्योंकि ऋतिका मेरे कहीं और जाने पे हमेशा गुस्सा हो जाती थी। मैं कहीं जाने की बात करती तो ऋतिका मुझे टोक के कहती कि दिल्ली सेफ नहीं है, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर फिर भी मैं जिद करके बाहर जाती तो ऋतिका हमेशा मेरे साथ आ जाती। मैं जितनी कोशिश करती ऋतिका से दूर जाने की, वो उतना ही मेरे पास आती रहती। धीरे धीरे मैंने ये भी नोटिस करा कि ऋतिका थोड़ा सा चेंज हो रही थी। उसने अपने बाल मेरे जैसे कटवा लिए थे, अब वो मेरे जैसे कपड़े पहनने लगी थी, और अब वो बात करते हुए अपने हाथ भी वैसे हिलाती थी जैसे मैं। ये बात मुझे पहले तो बहुत वियर्ड लगी, पर फिर मैंने सोचा कि जब कोई इतना ज़्यादा साथ में रहता है तो एक दूसरे की थोड़ी बहुत हरकतें कॉपी करना तो नॉर्मल है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरीज और मूवीज़ में देखा था कि कैसे दो रूममेट्स एक जैसी हो जाती हैं और वो कितना इंजॉय करती है। मैं ऋतिका के साथ वही फील कर रही थी जैसे मैंने मूवीज़ में देखा था। मैं ऋतिका की दोस्त थी और वो अपनापन नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैं ऋतिका से लड़ती भी नहीं थी। पर धीरे धीरे करके ऋतिका की पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। एक लड़का था, वो मुझे काफ़ी पसंद था। मैंने ऋतिका को उसके बारे में बताया। ऋतिका ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा, पर जब मैं ऋतिका की बात नहीं मानी, उसने मेरे घर पे उस लड़के के बारे में बता दिया। अपने घर वालों को मैंने काफ़ी कन्विंस करा कि वो लड़का मेरा बस दोस्त है, पर ऋतिका ने मेरी चैट्स तक मेरे परिवार को दे रखी थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। वो तो मुझे वापस घर भी बुलाना चाहते थे, पर मैंने उन्हें जैसे तैसे करके रोक लिया। ऋतिका की ये बढ़ती पॉजिटिवनेस मेरे को बहुत तंग करने लगी थी। मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं पीजी की वार्डन पे चली गई कि वो मेरा रूम बदल दे। पीजी की वार्डन ने मेरी पूरी बात सुनी और मेरे को रूम बदलने की इजाज़त दे दी। पर वार्डन ने मुझसे कहा था कि मैं 3 दिन से पहले रूम नहीं बदल सकती, क्योंकि दूसरा रूम 3 दिन बाद ही खाली होगा। इस टाइम तक मैं और ऋतिका ऑलमोस्ट 1 साल से साथ में रह रहे थे, तो उसे ऐसे अकेले छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं रात को बैठ के ऋतिका से ये सारी बात कर लूँगी और उसे ये भी बता दूँगी कि मैं दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। जैसे ही शाम हुई, मैंने ऋतिका को अपने पास बिठाया और उससे ये सब बातें करने लगी। पहले मेरी बात सुन के ऋतिका का चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गया। ऐसे लग रहा था जैसे मानो ऋतिका को किसी ने बहुत कोई बुरी खबर दी हो। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई थी, उसका चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो मेरी तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे मैं ही वो भूत हूँ। ऋतिका को ऐसे देख के मैं भी डर गई। मैंने उसको 2-3 बार आराम से बुलाया, ऋतिका, ऋतिका। ऋतिका ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने मेरी पूरी बात अंत तक सुनी और आखिर में बस यही कहा कि अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगले दिन जब मैं उठती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैंने ऋतिका से बात भी कर ली थी और 2 दिन बाद मैं अपना रूम भी चेंज कर सकती थी। 2 दिन के बाद मैं पूरी तरीके से आज़ाद थी। ना मेरे घर वाले मुझे कुछ कह सकते थे और ना ही ऋतिका। शाम होते होते मैं अपनी चीज़ों को पैक तो करने लगी थी, पर धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगे। मेरी तबीयत अचानक से ही ख़राब होने लगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। उसी रात तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि दूसरे रूम में शिफ्ट होने का प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। उस वक्त जब मैं बीमार थी, ऋतिका मेरा इतना अच्छे से ख्याल रख रही थी कि मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत करा। मुझे इतना गिल्ट हो रहा था ऋतिका को बुरी तरीके से ट्रीट करने का कि मैं बार बार उससे सॉरी बोले जा रही थी। मैं बार बार उसे कह रही थी कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो और मैं तुम्हें छोड़ के दूसरे रूम में जाने वाली थी। ये सब सुन के ऋतिका के मुंह पे एक अजीब सी मुस्कान आ रही थी। वो बस यही कह रही थी, कोई बात नहीं, अब हम अलग नहीं होंगे। ऋतिका की ये बात उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगी, पर अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तब रियलाइज़ होता है कि ये कितनी क्रीपी बात थी। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। मेरे को पूरे टाइम ऋतिका के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए। वो मेरा ऐसा ख्याल रख रही थी जैसे मेरी खुद की माँ। जब मैंने उसे बोला कि शायद मुझे घर चले जाना चाहिए, तो उसने मुझे घर भी नहीं जाने दिया। उसने कहा कि क्यों अपने घर वालों को तंग करना, मैं तुम्हारा ख्याल रख तो रही हूँ। उसकी ये बात सुन के मैंने भी सोचा कि शायद घर जाना सही नहीं होगा। वैसे भी इतनी दूर ट्रैवल करना मेरे बस की बात नहीं थी उस वक्त। 1 हफ्ते तक मैं बहुत बीमार रही। मैं पूरे टाइम बिस्तर पे पड़ी रहती थी। मेरे में फ़ोन चलाने की हिम्मत नहीं होती थी। ऋतिका हमेशा मेरे पास रहती थी। वो कभी मुझे कहानी सुनाती, कभी मेरे साथ यूट्यूब पे वीडियो देखती। मेरा और ऋतिका का बॉन्ड अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। उसे तोड़ना मुमकिन ही नहीं था। एक दिन
दिन जब ऋतिका मेरी ही दवाइयाँ लेने गई थी, मुझे प्यास लगी। मैंने सोचा कि मैं पानी लेने के लिए खुद उठ जाती हूँ। क्योंकि मैं पीजी में रहती थी तो फ्रिज कॉमन एरिया में रखा था और वहाँ तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि ऋतिका के बेड पे हमेशा बॉटल्स रखी होती है। मैं ऋतिका के बेड की तरफ गई बॉटल लेने के लिए, पर उसके बेड की तरफ जाते जाते मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं नीचे गिर गई। जब मैं नीचे गिरी तो मेरी नज़र ऋतिका के बेड के नीचे एक बक्से पर पड़ी। उस बक्से पर मेरा नाम लिखा था, श्रुति। अपना नाम देख के मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई। मैंने वो बक्सा निकाला और उस बक्से को खोल के देखा। उस बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा रखा था जिसमें एक लाल कपड़ा काले धागे से बंधा हुआ था। उस लाल कपड़े के साथ एक छोटी बोतल भी रखी थी जिसमें काले कलर का पानी था। उस काले कलर के पानी के साथ एक छोटी सी पुड़िया भी रखी थी। उस पुड़िया को खोलने के बाद मुझे कुछ बाल और नाखून दिखे। वो बालों का रंग मेरे बालों से काफी मिलता था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि एक दिन मैंने ऋतिका को अपनी कंघी के साथ देखा था। वो मेरी कंघी से मेरे बाल उतार रही थी। ये देख के मुझे लगा शायद वो मेरे लिए वो कंघी साफ कर रही है, पर अब मेरे को समझ आया कि वो मेरे बाल चुरा रही थी। उस बक्से में एक टी शर्ट भी रखी थी। जब मैंने वो टी शर्ट खोल के देखी तब पता चला कि वो मेरी ही टी शर्ट थी। उस बक्से के अंदर सारी चीजें मेरी ही रखी थी। मैं देख के समझ ही नहीं पाई कि ऋतिका क्या करना चाह रही थी। जब मैंने वो लाल कपड़े की पुड़िया को खोल के देखा तो उसके अंदर मुझे एक अजीब सी डॉल दिखी। वो डॉल बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके अंदर जगह जगह पे सुइयां खोप रखी थी। जैसे ही मैंने वो डॉल को हाथ लगाया मैं एकदम से डर गई। मैंने वो डॉल और वो बक्सा वापस उसी जगह पे रख दिया जहाँ पे मुझे वो मिले थे। ऋतिका के वापस लौटने का वक्त हो रहा था। मैंने जल्दी से अपने घर पे कॉल करा और उन्हें बोला कि मुझे आज रात को यहाँ से ले जाओ। मेरे घर वाले मेरे को ऐसे फ़ोन पे डरा हुआ देख रात ही में मेरे पास आ गए। वो मुझे अगले ही दिन वहाँ से ले गए। जब मैं अपने घर पहुँची मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कुछ ही दिन के अंदर मैं पहले जैसी हो गई। मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरी आंखें ठीक हो गई, मेरे को जो दर्द थे वो सारे चले गए और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एक चीज़ जो मुझे अब भी वियर्ड लगती है कि जब मैं उस रूम में बीमार पड़ी थी हर रोज़ मुझे डरावने सपने आते थे। ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे घूर रहा है, जैसे किसी ने मुझे बांध रखा है। और आज भी मुझे वो डरावने सपने आते ही रहते हैं, पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तब तो शायद मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और समझ नहीं पाई क्या हो रहा था। ये तो मैं जानती थी कि ऋतिका कुछ गलत कर रही थी, पर क्या कर रही थी समझ नहीं थी। अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो समझ आता है कि ऋतिका ने काले जादू की मदद से मुझे वश में करा हुआ था और जब उसे पता चला मैं उससे दूर होने वाली हूँ उसने मेरी तबीयत बिगाड़ दी। जब मैं अपने घर वापस चली गई थी ऋतिका हर रोज़ मुझे 100 से ऊपर कॉल करती थी। मैं उसके कॉल को देख देख के परेशान होती रहती थी। मेरा कुछ सामान अब भी उसी पीजी में रखा था तो मैं उसके साथ कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कहीं वो मेरे सामान के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जिससे मैं उसके वश में दोबारा आ जाऊं। मैं हमेशा उसे बस यही कहती कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है और मुझ में बात करने की हिम्मत नहीं। ऋतिका के इतने सारे कॉल्स देख के मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। एक दिन मेरी मम्मी ने कॉल उठाया और ऋतिका को बहुत सुना दिया। उस दिन के बाद से मुझे ऋतिका का कॉल कभी नहीं आया, पर कभी कभी आज भी मैं उसकी इंस्टा प्रोफाइल स्टॉक करती हूँ। उसकी इंस्टा प्रोफाइल पे देखने के बाद मुझे पता चलता है कि ऋतिका अब बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे एक वक्त पे मैं रहा करती थी। मेरा जैसा हेयर स्टाइल, मेरे पहनने वाले कपड़े, मेरे जैसी चाल, मेरे सारे दोस्त, अब सब कुछ उसका हो चुका था। ऐसा जैसे पहले उसने मुझे अपने काबू में करा और फिर मेरी ज़िंदगी अपना ली। मुझे दिल्ली गए हुए सालों हो चुके हैं। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं करी। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। पीजी में रहने का, इंडिपेंडेंट बनने का, सब कुछ धरा का धरा रह गया और सिर्फ एक रूममेट की वजह से। मैं ये कहानी आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कोई और ऋतिका किसी और श्रुति को ज़रूर तंग कर रही होगी। मेरी कहानी से अगर किसी की मदद होती है तो ये कहानी मैं बार बार शेयर करने को तैयार हूँ। अपने इस लाइफ एक्सपीरियंस से मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे रूममेट ही क्यों ना हो। जब मुझे ये स्टोरी पता चली थी, जो स्टोरी मैंने अभी आपको नरेट करी, ये मुझे एक मैसेज में श्रुति ने सेंड करा था, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है।
बट उसकी ये स्टोरी सुन के, ये स्टोरी पढ़ के मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते, जो हमें आगे देखना नहीं चाहते, जो हमेशा अपने बुरे इंटेंशंस की वजह से हमें अपने आसपास रखना चाहते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि किसी पे भी अंधा विश्वास मत करो, हमेशा सतर्क रहो, सावधान रहो, और अपनी सुरक्षा आपके हाथ में ही होती है, तो उसका प्लीज़ ध्यान दो। कोई भी आपकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या अगर आपको कुछ भी रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ वहाँ से भाग के चले जाओ, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं हॉरर वीडियोज़ लाती रहती हूँ, मैं मिस्ट्री केसेस लाती रहती हूँ। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको ऐसी और हॉन्टेड स्टोरीज चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी अजीबोगरीब स्टोरीज है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ईमेल, सब कुछ लिंक्ड है। तो जल्दी जल्दी अपनी स्टोरी सुनाओ और फिर मैं उसे यूट्यूब पे सुनाऊंगी।